बहनों और भाइयों, बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके साथ बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। इस रिश्ते को आपने ही बनाया, क्योंकि आपके यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक रही है हमेशा। तो 100 साल पहले भी जागरूक थी। तो एक बार 103 साल पहले यहाँ पे किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और जब वो आंदोलन हुआ, किसके खिलाफ? उस समय अंग्रेजी साम्राज्य था, उनके खिलाफ आंदोलन हुआ। जब वो आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन की चर्चा इलाहाबाद पहुंची, जहां मेरा परिवार रहता था। और उस समय मेरा परिवार भी स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल था। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए पहली बार, ये देखने के लिए कि यहाँ का कितना मजबूत किसान होगा जो इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा है, खड़ा है, अपनी मांगे उठा रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। तो जब पंडित नेहरू यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के किसान बड़े जागरूक हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ 600 किसान शहीद हुए। 600 किसानों को अंग्रेजों ने मार डाला। और उसी समय पंडित नेहरू जी और तमाम यहाँ के किसान गिरफ्तार हुए। वो पहली बार गिरफ्तार जब स्वतंत्रता के आंदोलन में हुए पंडित नेहरू, तो यहीं रायबरेली के धरती पे हुए। तो ये आपकी महानता है और आपकी ऐतिहासिक जागरूकता है, जिसने हमेशा इस देश को राजनीतिक दिशा दी। हमेशा जो सही राजनीति है, न्याय की राजनीति, उसके बाद की। उसके बाद इंदिरा जी आपकी सांसद बनी। जब देश आजाद हुआ उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, आपके पास आती थी, गांव-गांव जाती थी, आपकी बातें सुनती थी, यहाँ का विकास कराती थी, गरीबों को पट्टा दिलवाया उन्होंने। खूब ऐसे काम किए जिससे आपका भला हुआ। लेकिन जब आपको इंदिरा जी की एक नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये नीति ठीक नहीं है, तो आपने इंदिरा जी को भी हरा दिया। प्रधानमंत्री थी उस समय, आपको एक उनकी नीति पसंद नहीं आई, आपने वो चुनाव हराया। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई आपसे, आपको दबाने की कोशिश नहीं की उन्होंने आत्मचिंतन किया और वो समझी कि अगर रायबरेली की जनता ही मुझे हरा रही है तो इसका मतलब है कि मुझसे कुछ गलती हुई होगी। आत्मचिंतन करने के बाद, उस गलती को दुरुस्त करने के बाद वापस आई आपके पास और आपने उन्हें चुनाव जिता दिया। तो एक बार हराया, फिर जब उन्होंने ये बात समझी कि जो नीति ठीक नहीं लग रही थी उसको ठीक किया, तो आपने उनको जिता दिया। तो ये एक आपकी पहचान है इस पूरे क्षेत्र की। रायबरेली अमेठी उस समय एक ही क्षेत्र होता था और इस पूरे क्षेत्र की पहचान ये बनी कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। यहाँ बड़े बड़े प्रधानमंत्री, सांसद बन सकते हैं, लेकिन जनता जवाब जरूर मांगेगी। तो अमेठी में भी यही परंपरा चली। मेरे पिताजी वहाँ के सांसद थे, मैं उनके साथ जाती थी, डांट खाते थे महिलाओं से, गांव में जाते थे तो, कि ये बिजली का खंभा आपने लगा दिया, इस पे आपने तार नहीं खींचा। सवाल उठाती थी जनता कि आपको तो हमने कहा था हमें सड़क चाहिए, आपने सड़क बनवा दी, कच्ची है, इसे पक्का कराओ। तो मैं पूछती थी पिताजी को कि डांट खा रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? तो कहते थे बिल्कुल नहीं लग रहा, जनता जागरूक है, ये तो अच्छा है, हमारा देश लोकतंत्र है। हमारे देश में जितने सवाल जनता उठाए, जितना अपनी आवाज उठाए, उतना अच्छा है। मैं प्रधानमंत्री हूं तो जनता का सेवक हूं, जनता डांटे तो मुझे अच्छा लगता है, ये बात करते थे वो। तो फिर वो प्रधानमंत्री थे तो पंचायती राज लागू किया उन्होंने। उनकी क्या विचारधारा थी कि जो गांव में विकास होता है उसके लिए राशि उस समय
केंद्र भेजती थी, लेकिन गांव में नहीं भेजती थी। वो डीएम के जरिए होती थी या फिर प्रदेश सरकार के जरिए होती थी। पिताजी ने कहा कि हम प्रधानों को सीधा हम राशि भेजेंगे केंद्र से, ताकि पूरी जो गांव की विकास की राशि है वो प्रधान के पास आ जाए। प्रधान को स्वतंत्रता मिलेगी कि प्रधान तय करे ये राशि कहाँ पे खर्चनी है, किस तरह से विकास का काम करना है, क्या करना है, क्योंकि वो गांव में ही रहते हैं तो उनको ही मालूम होगा कि कहाँ पे ट्यूबवेल लगाना है, कहाँ पे टूटी लगानी है, कहाँ पे सड़क खराब है उसकी मरम्मत करनी है। तो ये सब बातें प्रधान को मालूम होती हैं, गांव वालों से पूछ लेंगे और ये आसानी से विकास हो जाएगा। तो कांग्रेस की विचारधारा हमेशा यही रही कि जनता के हाथों को मजबूत करें, आपकी शक्ति वापस आपके हाथों में दे, और जो देश की राशि है, देश की संपत्ति है, वो भी आपके हाथों में आए। इसीलिए कांग्रेस ने मनरेगा भी शुरू किया, 100 दिन का जो आपको रोजगार गांव में मिलता है, और मनरेगा में खूब पैसे डाले उस समय, ताकि सबको जो 100 दिन की मजदूरी है वो मिल जाती थी। अब हमारी नीतियां जो हैं वो भाजपा की नीतियों से बहुत अलग है, और हमारे नेता, उनका आचरण, उनकी जो विचारधारा है वो भी भाजपा के नेताओं, उनके व्यवहार और उनकी विचारधारा से अलग है। तो हम चाहते थे कि गांव मजबूत बने, हम चाहते थे कि देशवासी को अपने हाथों में हम शक्ति दें, पैसा दें, ताकि आप खुद विकसित हों। तो हमारे कार्यकाल में, मेरी माताजी के कार्यकाल में, इंदिरा जी के कार्यकाल में यहाँ तमाम ऐसे काम हुए। ITI आया, FDDI आया, NTPC आया, एम्स आया, बड़े बड़े हाईवे खुले, ये जो सड़कें हैं जो आपको जोड़ती हैं पूरे देश से, ये बनाए गए। गांव में विकास हुआ, आवास दिए गए बहुत लोगों को, जो गरीब जनता थी उन्हें आवास दिए, पानी का इंतजाम किया, सिंचाई की सुविधा बनी, इंदिरा कनाल बनी। ये तमाम ऐसी चीजें हुई यहाँ जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा था। भाजपा की जो विचारधारा है वो है कि सारी सत्ता, सारी देश की संपत्ति का केंद्रीकरण, मतलब कि आज का प्रधान भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रधानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको दबाते हैं, उनको धमकाते हैं। प्रधान अगर चाहे कि आपके गांव में कुछ सुविधा उनको देनी है तो स्वतंत्रता से ये नहीं तय कर सकते कि हमें यहाँ पे कुछ काम कराना है। यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी और उनके 5 भाई हैं उनको प्रताड़ित करके, डरा के, धमका के वही काम कराना चाहेंगे जो उनको करना है और जहां उनको कराना है। इसी तरह से कोटेदारों को भी दबा के रखा है। यहाँ के कोटेदार को, यूपी में कोटेदार को 90 रुपए मिलते हैं तकरीबन। इतना कम है आज, 90 रुपए से क्या खरीदेंगे बहन, कुछ मिलेगा नहीं। अलग अलग प्रदेशों में 200 रुपए कम से कम मिल जाते हैं। यहाँ के कोटेदार को वैसे भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, ऊपर से इन पे दबाव है, अधिकारियों का दबाव है। कभी कभी अधिकारी भी थोड़े पैसे ले लेता है और 90 रुपए में से 90 के 75 कर लेता है। ऊपर से ये प्रत्याशी और इनके 5 भाई जो सबको बस तंग कर रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं पूरे क्षेत्र को। और जो भाजपा की विचारधारा है वो कांग्रेस से अलग कैसी है मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, मोदी जी की फोटो लगती है उस पे, और जनधन की राशि उन्होंने कहा है कि वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहते हैं। अब कब वो पैसा, कभी कभी ज्यादातर चुनाव से पहले आता है, ठीक है, थोड़ा सा आ जाता है, 1000 रुपए आ गए, 1500 रुपए आ गए, तो आपको लगता है कि ठीक है हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस की सरकार भोजन का अधिकार लाई। भोजन के अधिकार के तहत आपका अधिकार बना दिया कि उसके बाद कोई भी सरकार आई, कानूनी मजबूरी है सरकार की कि आपको भोजन, आपको राशन देना है। समझे आप? तो मोदी जी जो पूरे देश भर में फैला रहे हैं कि आप पे बहुत एहसान कर दिया ये बोरा पकड़ा कर, असलियत ये है कि वो कानून से मजबूर हैं, देना ही है,
क्योंकि कांग्रेस ने ये बहुत पहले आपका अधिकार बना दिया था। आपको कुछ बात बताऊं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी वहां भी हम राशन देते थे। कितना देते थे? 35 किलो। 35 किलो। और जब भाजपा की सरकार आई वहां अभी कुछ महीने पहले घटा के 5 किलो कर दिया। ये उनकी नीतियां हैं। हमारी सरकार जहां है बहने, कर्नाटका और तेलंगाना में हमारी नीति क्या है? हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में आज के दिन हर महीने 2000 रुपए डाल रही है सरकार। सिर्फ चुनाव के पहले जनधन राशि नहीं दे रही है, हर महीने 2000 रुपए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में जा रहे हैं। और हमने कहा है, गारंटी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो देश भर में गरीब परिवारों की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर महीने हम 8500 रुपए डलवाएंगे। 1 लाख में हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे सरकार से। ये हमारी नीति है। मोदी जी की नीति है कि आपको राशन पकड़ा दिया, आपको कह दिया कि आप पर एहसान कर रहे हैं, आपके लिए और कुछ नहीं किया, आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। ऊपर से आपसे इसके नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आपके लिए काम करके नहीं दिखाते। आपने जो राजनीतिक परंपरा यहां स्थापित की वो क्या थी कि इंदिरा गांधी आ सकती थी आपके सामने, लेकिन वो आपके प्रति जवाबदेही थी। आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के नेता आपके प्रति जवाबदेही नहीं है। आज मोदी जी की हर नीति बन रही है बड़े बड़े खरबपतियों के लिए। आप कहेंगे कैसे? मैं बताती हूं। देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, देश का पेट, देश का पावर, देश की बिजली, देश के बड़े बड़े सड़कों के ठेके, सब देश के बड़े बड़े कारखाने, जो सरकारी कारखाने थे उनकी सब्सिडीज सब अपने 22 बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे चुके हैं। सारी संपत्ति उनके हाथों में है। आज उन कारखानों से, उन सेक्टरों से आपको रोजगार मिलता था। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं बड़े खरबपतियों के। अब आप बताइए, खरबपति जिसके पास खरबों रुपए हैं, हजारों करोड़ रुपए हैं, वो कर्ज क्यों उठाता है? अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं, खेती में नुकसान हो गया उसके लिए नहीं, कोई बड़ी जरूरत हो गई, किसी का इलाज करना है उसके लिए। वो कर्ज इसलिए लेता है कि ताकि जो इनके 1000 करोड़ रुपए हैं वो 10,000 करोड़ रुपए बन जाएं। अपना बिजनेस को, अपने बिजनेस की प्रगति करने के लिए लेता है। देश का किसान कब लेता है कर्ज? जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, जब खेती खराब हो जाती है, उपज के लिए सही दाम नहीं मिलता है और उसको नई उपज उगानी है, नहीं तो बच्चों के पेट नहीं भरेंगे, जब किसी को कैंसर हो जाता है उसका ट्रीटमेंट कराना है, तब कर्ज लेता है। और मोदी जी की ये नीति है कि 16 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के, लेकिन इस देश के किसान का एक कर्ज माफ करते नहीं है। एक कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी कहती है हम कर्ज माफ करना चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं देश में पैसे नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो अगर देश में पैसे नहीं हैं तो आप 16 लाख करोड़ रुपए खरबपतियों के कैसे माफ कर रहे हैं? गन्ने का किसान का बकाया था 2 साल पहले 15,000 करोड़ रुपए, पूरे देश के गन्ना किसान का बकाया। मोदी जी ने वो बकाया दिया? नहीं। क्या किया? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे बहन जी। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज, जितना बकाया था उससे ज्यादा। उन हवाई जहाजों में घूम रहे हैं अमेरिका, जापान, अफ्रीका, इधर उधर सब जगह।
और यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसका बकाया नहीं मिला। यहाँ का किसान 1 लाख रुपए का कर्ज लेता है, आत्महत्या करता है क्योंकि चुका नहीं पाता। और मोदी जी कुछ नहीं कहते। ये इनकी नीतियां हैं। आज बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। सोच लीजिए, 70 करोड़ नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। मोदी जी कैसी नीति लाते हैं? अग्निवीर। अग्निवीर क्या है कि जो सेना में भर्ती होती है वो अब 4 साल 5 साल की भर्ती होगी। आप सेना में भर्ती हो जाओगे, घर वापस आ जाओगे 4-5 साल के बाद, फिर से रोजगार ढूंढना शुरू करेंगे। ये नीति है मोदी जी की। तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, सारे जितने भी हैं, पुलिस वाले जितने भी हैं, उनको पुराना पेंशन मिलता था। आज क्या मिलता है? आज जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश है पुराना पेंशन मिल रहा है। मोदी जी से पूछिए, कहते हैं पैसे ही नहीं है। तो मोदी जी जब कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने जो 10 सालों में किया है वो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, तो मैं क्या कहूं कि वैसे सही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 सालों में इन्होंने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है कि कांग्रेस 70 सालों के राज में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। और क्या किया मोदी जी ने? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि इन 70 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं रही। मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस ने सेना को हमेशा मजबूत किया, सेना को दुर्बल करने का काम किया अग्निवीर लाके मोदी जी ने। 10 सालों में उन्होंने ये काम किया। और क्या किया मोदी जी ने? 16 लाख करोड़ पकड़ा दिए खरबपति को। और जितना भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जितनी भी बड़ी संस्थाएं आपके लिए खड़ी की थी, सारी बड़े खरबपतियों को दे दी। ये सच है कि 70 सालों में कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया। और बताती हूं मोदी जी ने क्या किया 10 सालों में। 70 सालों में से 55 सालों के लिए कांग्रेस का राज था। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस देश की या दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। 10 सालों में मोदी जी ने भाजपा को इस देश और इस दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बना दिया है। समझ रहे हैं आप? तो ये सच है कि जो 10 सालों में इन्होंने देश को बिगाड़ने का काम किया है, वो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हर सुविधा आपके लिए बनाई। बड़ी बड़ी संस्थाएं, IIT, IIM, एम्स जैसे अस्पताल, भाखरा नंगल जैसा डैम, बड़ी बड़ी सड़कें, सारा कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी जी एक बात बता दें, क्या किया उन्होंने 10 सालों में? जनता एकदम प्रताड़ित है। मेरी बहनें दुकान जाती हो, कुछ खरीद भी पाती हो, खाली हाथ वापस आती हो। मैं जानती हूँ 5 चीज सोच के जाओगी, 3 लेके आओगी, 2 लेके आओगी, 3 छोड़ दोगी। बोल दोगे कि भाई अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे, 2-3 दिन बाद देखते हैं, अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, है कि नहीं? बच्चे का इलाज करना पड़ता है, घबराहट होती है कि नहीं? कैसे होगा? डॉक्टर के पास जाना है, फीस भरनी है, कैसे भरेंगे? बच्चा कहता है मुझे नई कमीज चाहिए, आप कहते हो रुक जाओ, अभी नहीं, बाद में खरीदेंगे। त्योहार आता है, घर की लिपाई पुताई करनी है, कुछ खरीदना है घर के लिए, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, नई धोती खरीदनी है, खरीद पाते हो? घबराहट होती है कि त्योहार आ रहा है। त्योहार तो खुशी का मौका होता है। आज ये परिस्थितियां बन गई हैं कि घबराहट होती है कि दिवाली आएगी, क्या करेंगे, किस तरह से खर्चा करेंगे। हर खेती के सामान पे GST लगा रखा है, खेती से कमाई नहीं हो रही है। एक जमाने में खेती से रोजगार बनते थे। मोदी जी के जमाने में GST भरते भरते पेट्रोल डीजल की
के दाम इतने बढ़ गए हैं, आप जीएसटी भर रहे हो हर खेती के सामान पे, आपको खाद नहीं मिल रहा है, उपज का दाम नहीं मिल रहा है, आप कमा ही नहीं पा रहे हो, कर्ज में डूब रहे हो। और मोदी जी के जमाने में आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो रहा है, घोटाला हो रहा है, वो भी नहीं हुआ। अगर पास भी हो गया बच्चा, नियुक्ति भी हो गई, फिर भी मतलब सूची में नाम भी आ गया, फिर भी नियुक्ति नहीं होगी, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ बच्चे हैं जो 27-28 साल के हो गए हैं, अभी भी नौकरी के इंतजार में हैं, पेपर पे पेपर दे रहे हैं। और यहाँ आप कर्ज उठा रहे हैं कि ट्यूशन, अच्छी ट्यूशन की जगह में भेज देंगे, ट्यूशन कर लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होकर रोजगार मिलेगा, हमारी देखभाल करेंगे। कुछ नहीं बन पा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि परिवार में 2-2, 3-3 सदस्य भी कमा ले तो पूरा नहीं हो रहा है। ये है मोदी जी का राज, ये है सच्चाई जो आप जी रहे हो। और मोदी जी मंच पर आकर क्या बातें करते हैं, आप टीवी देखते हैं तो आप देखें, एक बार उनके मुंह से बेरोजगारी शब्द निकलता है, महंगाई शब्द निकलता है, कहां कहां की फिजूल की बातें। कभी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है। महात्मा गांधी जी ने तो पूरा आंदोलन भगवत गीता की सीख पे किया। सत्यमेव जयते कहां से आया? हिंदू धर्म की सीख थी। सारे नेताओं ने आंदोलन किया, विश्व में प्रसिद्ध हुआ आंदोलन कि ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां हिंसा का इस्तेमाल नहीं हुआ। इतने बड़े साम्राज्य को झुका दिया। और क्या निकला उनके मुंह से जिस दिन गांधी जी को मार डाला? हे राम। गांधी जी ने मरते दम तक हे राम, हे राम, हे राम कहा। हम सब गांधी जी के शिष्य हैं, हम सब गांधी जी के पथ पे चलते हैं। हमें धर्म विरोधी बना दिया आपने। और आप धर्म का इस्तेमाल करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए और वोट लेने के लिए। और आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं। किस लिहाज से बन गए आप धार्मिक? बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके सांसद रहे, कभी आपसे ये बात कही कि भगवान के नाम पर हमें वोट दो? कभी नहीं कही। यही कहा कि हम भगवान को मानते हैं, पूरी श्रद्धा है भगवान के लिए, हमारा सारा काम, हमारा सारा जीवन भगवान को समर्पित है, हम सेवा करते हैं जनता के लिए, तो वो भगवान की सेवा है। यही कहा कि अपना वोट जागरूकता से दो, अपने लिए दो, जो काम करता है काम के नाम पे दो। बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए। मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा, पिताजी प्रचार करने जा रही हूं आपके लिए, अमेठी भेजते थे मुझे प्रचार के लिए, क्या बोलूं? पिताजी ने कहा, बेटा जनता को बताओ कि हमने क्या क्या किया है। हमने BHEL खोला है, HAL खोला है, सड़कें बनाई हैं, और जनता को समझाओ कि अगर हमें फिर से सत्ता देंगे तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम उनका विकास करेंगे। जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं आज तक, उन सब ने आपसे, भाजपा के भी जो रहे हैं, वाजपेयी जी भी रहे, उन सब ने आपसे काम के आधार पर वोट मांगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं भगवान के नाम पर वोट डालो और काम के बारे में जनता ना पूछे तो अच्छा है। क्योंकि कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कह नहीं पा रहे हैं कि क्या किया है आपने 10 सालों में। बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, क्या विकास का काम किया है? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को विकसित कर दिया है। और जनता रहे गरीबी की खाई में, जबकि सारी संपत्ति जनता की है। इस देश में इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका मतलब क्या था? निजी बैंक होते थे, आपको बैंक खोलना था, आप बैंक खोल लेते थे, लोग बैंक में पैसे जमा कर लेते थे, आप उस पैसों का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया,
कि सारे बैंक सरकार के होंगे। मतलब जो जनता पैसे इकट्ठे करेगी उन पैसों पर सरकार का अधिकार होगा कि सरकार जनता के विकास के लिए खर्चेगी और कहां कैसे खर्चे जाएंगे वो सरकार तय करेगी जनता के लिए। आज क्या हो रहा है, वही सरकारी बैंक बड़े बड़े खरबपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है। वो कर्ज ले रहे हैं सरकारी बैंकों से, आप अपनी बचत डाल रहे हैं, वो कर्ज ले रहे हैं, उनके कर्ज माफ, और आपका क्या होगा? कुछ नहीं। ये आप अपने जीवन में देख रहे हैं। आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि भगवान जाने कितनी तरक्की हो गई है, देश कितना आगे बढ़ गया है, मोदी जी जैसे सक्षम नेता नहीं रहे। और सच्चाई आपके जीवन में, अरे देशवासी तो आप हैं, 140 करोड़ थोड़ी खरबपति हैं। 140 करोड़ जनता तो आपकी तरह है, किसान है, मजदूर है, महिला है, काम कर रही है अपने घर में, खेती में। तो आपके जीवन में ये तरक्की क्यों नहीं उतर रही है? अगर इतनी तरक्की हुई है, क्योंकि है ही नहीं, तरक्की सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की हुई है। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी नीतियां बने, कि हमारी सरकार आए तो 8,500 रुपए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में चली जाए, 1 लाख रुपए सालाना आपको मिले। स्नातक पास के लिए अधिकार बनाएंगे कि आपकी पहली जो नौकरी है सरकार को देनी पड़ेगी, आपका अधिकार बनेगा। जीएसटी से सारे किसी खेती किसानी के सामान मुक्त करेंगे। ये सब नीतियां हम आपकी भलाई के लिए लाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र को दुर्बल बनाया जा रहा है, जनता के अधिकार घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ तय हो रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करने आई हूं कि जागरूक बन जाओ। आप खुद पता करो कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ये सच है कि महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए आ रहे हैं। खुद पता करो। कोई रिश्तेदार पलायन करके गया, उससे पूछो क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ में सारे किसानों के कर्ज माफ हुए थे? पता करो क्या ये सच है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पंचायतें मजबूत हो रही हैं, मनरेगा के पैसे मिल रहे हैं। हम तो शहरी मनरेगा करना चाह रहे हैं आपके लिए, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो शहरों में भी मनरेगा होगा, 100 दिन का रोजगार शहरों में भी पक्का होगा। श्रमिकों के लिए 400 रुपए से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा, ये हम करना चाह रहे हैं। तमाम ऐसे काम हैं जो हम आपके लिए करना चाह रहे हैं और हम आपको करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि मेरे परिवार के सदस्यों ने आजीवन आपके लिए काम किया, शहीद हुए देश के लिए। आज रायबरेली की पूरी पहचान यही है कि यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए वो इंदिरा जी और सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ मजबूत बने, आपके बच्चों के भविष्य मजबूत बने, तो एकदम जागरूकता से अपना वोट डालिए। ये वोट आपके अपने पक्ष में जाना चाहिए, जिसकी सही नीतियां हैं, जो आपके बीच में फूट नहीं फैलाएगा, जो सब में अमन चैन रखते हुए सबको आगे बढ़ाएगा और सबके लिए अच्छे अच्छे विकास के कार्य करेगा, उसी को वोट दीजिए। मेरे भाई राहुल जी वो बड़े सच्चे इंसान हैं, सच बोलने की बड़ी आदत है। कभी कभी मैं कह देती हूँ इतना भी मत बोलो। क्यों? क्योंकि मेरा मुंह देखते ही कह देते मोटी हो रही है। तो मैं कहती हूँ मुझे एक आध झूठ तो बोल दो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या जरूरत है बोलने की मोटी हो रही हूँ। मजाक कर रही हूँ, लेकिन उनको आदत है सच बोलने की। वो कभी आपके सामने आकर आपको झूठा वादा नहीं करने वाले, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी कोई मांग है जो पूरी नहीं कर सकते, वो आपके मुंह पे बोल देंगे कि ये सड़क यहाँ पे नहीं बनेगी लेकिन वहां पे इस तरह से हम बना सकते हैं, सच बोलेंगे। और दूसरी खासियत उनकी ये है कि अन्याय नहीं सह सकते। वो देखते हैं कि किसी पे अन्याय हो रहा है तो एकदम भड़क जाते हैं, लड़ लेते हैं न्याय के लिए,
और उनकी पूरी जो राजनीतिक, उनका जो पूरा राजनीतिक जीवन रहा है, पूरी राजनीतिक विचारधारा और लड़ाई रही है, वो अन्याय के खिलाफ रही है। तो वो आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आज भी आपकी आवाज उठा रहे हैं। उन पे तमाम कष्ट लाए मोदी जी, उनको संसद से निकाल दिया, उनको घर से निकाल दिया, उन पे तमाम केस लगा दिए। एक गुजरात में लगाया, एक बिहार में लगाया, एक महाराष्ट्र में लगाया, 6-7 ऐसे केस डाल दिए। क्यों? ताकि आपको वहां कचहरी में जाना पड़े, एक दिन वहां जवाब देना पड़े तो कहीं और देना पड़े, इससे सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए। पूरे परिवार को ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया गालियां दी। इंदिरा जी को कहते हैं देशद्रोही है, मोदी जी कहते हैं। इंदिरा जी जो शहीद हुए देश के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनको मोदी जी देशद्रोही का दर्जा दे रहे हैं आज। राजीव गांधी शहीद हुए आपके लिए, उनका खून इस धरती में है, मोदी जी उनको देशद्रोही कहते हैं। मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता का आंदोलन किया। अपने हिंदू धर्म पर ही आधारित था वो आंदोलन, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। तो या तो आप इनके झूठों को माने, या फिर आप सच्चाई देखें कि आपके जीवन में क्या सच्चाई है और देश की राजनीति में क्या सच्चाई है। मेरे भाई हमेशा आपके प्रति सच्चे ही रहेंगे और आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। तो आप उनको भारी बहुमत से जिताइए ताकि आपका विकास हो, ताकि देश की राजनीतिक दिशा सही जगह जाए। देंगी? खूब ध्यान से सुनिए मेरी बातें, मैं देख रही थी। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। 20 तारीख को याद रखिए, राहुल जी का 3रे नंबर पर बटन है, बटन दबाएंगे तो आवाज जरूर आनी चाहिए, वो 2 की आवाज आती है, और फिर उसमें से एक पर्चा निकलेगा मशीन से। उस पर्चे पे भी पंजे का निशान होना चाहिए। अगर पर्चे पे आपको दिखा कि पंजा नहीं है, कमल है या कुछ और है, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूर बताइएगा जो बूथ के बाहर रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्रेम से मेरा स्वागत किया, मेरा इंतजार किया, और आप मेरे भाई को भारी बहुमत से जिताएंगे तो फिर आएंगे, हम दोनों आपके लिए काम करेंगे। जय हिंद।